बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। इलेक्शन हो गए, लेकिन वजह क्या है कि 10 दिन गुजर गए, वज़ीर आज़म का इंतखाब होने में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इत्तेहादी बैठ रहे हैं, फिर नाराज़ हो रहे हैं, फिर जिनका मैंडेट है फिर वो पार्टियां बैठ रही हैं, कभी मौलाना हाथ से जा रहा है तो कभी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाथ से निकल रहे हैं। नून लीग बनाएगी हुकूमत, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब समेत दीगर लोग क्यों कह रहे हैं कि हम मरकज़ और सूबों में हुकूमत बनाएंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब ने जो पिंडोरा खोला वो हकायक पर मबनी है या कि उनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक की आमद है और उसके लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सूबों ने कितनी तैयारी की है, कमेटियां बनाई जाती हैं वो कितनी फ़ाल होंगी, इस पर भी हम बात करेंगे। स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट है के दौर आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं, सैयद सज्जाद ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। शाह साहब बताएं ना, हुकूमत कौन बना रहा है मरकज़ में और सूबों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, अभी तक की जो सूरत हाल वाज़े तौर पे नज़र आ रही है वो सोशल मीडिया फाइट की नज़र आ रही है। बाकी हकीकत पे मबनी अगर हम गुफ्तगू करें और नाजरीन को हकीकत से आगाह करें तो समझदारी की जो सियासत में इस वक्त काम हो रहा है, बिल्कुल वफाक में जो है वो शहबाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर नज़र आ रहे हैं और मरीम नवाज़ जो है वज़ीर आला पंजाब नज़र आ रही हैं और सदर मुमलिकत के अहदे पे विराजमान जो है आसिफ अली जरदारी सीनियर सियासतदान नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह सिंध में भी सूरत हाल वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि वज़ीर ख़ारजा के लिए बिलावल भुट्टो फेवरेट है। आपको नज़र आ रहे हैं, पीटीआई को तो नज़र आ रहा है कि वो हुकूमत बनाने जा रही है। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि सोशल मीडिया वार पे मबनी गुफ्तगू मैं नहीं कर सकता क्योंकि कुछ देर कबल सीनियर क़यादत से जो एक बयान चलना शुरू हुआ है पीटीआई की जानिब से कि आवाम अपने हल्के के जीते हुए कैंडिडेट के घरों पे जाएं, उनको मजबूर करें कि वोट हमने इमरान खान को दिया है, आपको नहीं दिया, हमारे वोट का सही इस्तेमाल किया जाए। यानी इसका मतलब ये है कि इनको पता है कि फुकदान पड़ गया है, 93 सीटें से भी जो है हम जा रहे हैं। तो केपीके के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, कबल वक्त कहना होगा क्योंकि वो फैसला केपीके के हाथ में, वो उनकी अक्सरियत है और वहाँ के कैंडिडेट उनके जो है वो मजबूत उम्मीदवार वहाँ मौजूद हैं। लेकिन बाकी जगहों पे इंक्लूडिंग बलूचिस्तान में देख रहा हूँ कि वाज़े तौर पर हुकूमत बनती नज़र आ रही है और एक रूल है जिसके तहत जो है वो एक लिमिट होती है कि उसके अंदर अंदर आपने जो है वो असेंबली का इजलास बुलाना है और वो तारीख भी 28 या 29 मुझे नज़र आ रही है कि उसमें लाजमी ये फैसला कुन मरहले में मामला चले जाएंगे। अभी तो टाइम जो पूरा हुआ है वो हुआ है आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत का, ठीक है, कि वो इमीडिएटली जो है वो किसी जमात के नीचे आए और अपनी एंट्री कराएं। तो उस मराहिल से अभी जो है पीटीआई गुजर रही है। इतना बड़ा मरहला है वो कि जो हमारी सोच से बाहर है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी तेज़ी से ये लोग काम कर रहे हैं। जो पीटीआई के सियासी कायदीन हैं ग्राउंड के ऊपर, तो उनकी कोशिश है कि हम अपने कैंडिडेट्स को जो है जल्द से जल्द एक अमरेला के नीचे लाके सेफ साइड हो जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए जी, और सुन्नी इत्तेहाद और नासिर साहब वाली जो MWM है वो दो प्लेटफॉर्म एक जगह मर्ज हुए और मर्ज होकर हामिद रजा साहब और ये इनके साथ आए। पहले इनके एग्रीमेंट में काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे, दोनों पार्टियों से पहले एग्रीमेंट किया है सीनियर क़यादत ने पीटीआई की, उसके बाद जो है वो मरहलावार ये मामला शुरू हुआ है कि आज़ाद कैंडिडेट जो है वो बड़ी तेज़ी से आए और आके जो है वो तमाम मामलात के अंदर पहुंचे। तो हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त कोई इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं जितना सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है और जो और शोर हंगामा बर्पा किया गया, जिसके पीछे जो हर जगह एक बहस छिड़ी हुई है। मकसद ही जो है वो उसका मैं ये समझता हूँ कि सियासी अफरा तफरी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं नहीं समझता कि हालात इस तरफ जा रहे हैं कि किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। टेलीफोन लाइन पर भी हमें ज्वाइन करेंगे न सिर्फ सिविल सोसाइटी के लोग, चेयरमैन इंसान दोस्त पार्टी कैस मंसूर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कैस मंसूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे कैस मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ सर। ये वजह क्या है, 10 दिन गुजर गए, वजीर आजम क्यों नहीं बन पा रहा और कौन आ रहा है वजीर आजम? कैसा? देखिए सर, आपने देखा कि जो कबूतर उड़ाने आए थे उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, उन्होंने इनकार अच्छी किया, मुझे बड़ी अच्छा लगा नवाज शरीफ का इस दफा कि उन्होंने देखा कि मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है और मैं अगर इस पार्लियामेंट में आता हूँ, एज ए प्राइम मिनिस्टर आता हूँ, तो मुझे हर वक्त
कभी एमक्यूएम कॉल करेगी, कभी पीपीपी कॉल करेगी, कभी कहेगी वो करो जो ना भी होगा काम। डेफिनेटली जिन जिनके साथ कोलेशन होगी तो उन्होंने इस बेसिस के ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि पीडीएम की टीम दोबारा रिवाइज हो जाए भाई, अंडर द कमांड ऑफ मिस्टर शहबाज शरीफ साहब। ठीक है, तो होना वही है, जब उन्होंने अनाउंस कर दिए शहबाज शरीफ का, तो उन्हीं का सिस्टम चलेगा। आज नहीं तो कल मान जाएंगे। कि आप देखें ना, जितने भी पॉलिटिशियन बोलते हैं हमने ऐसे नहीं करना, तो डेफिनेटली अंदर से अपनी डिमांड पूरी कराते हैं मीडिया में आके। जो तो फिर यहाँ पे एक सवाल बनता है, पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब और दीगरों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो हुकूमत बना रहे हैं? कौन बना रहे हैं? पीटीआई वाले कह रहे हैं हम बनाएंगे हुकूमत सूबों में और मरकज में, वो कैसे बनाएंगे? देखें, उनके पास मेजोरिटी है, क्या वो बात नहीं कर सकते? क्या बात करने के लिए सिर्फ आपके पास पीपीपी, पीएमएलएन, पीएमएलक्यू और यही पार्टियां रह गई हैं आपके पास? एमकेएमएल, उनका हक नहीं है बोलने का। सही। जब दूसरे छोड़ रहे हैं तो वो भी तो छोड़ सकते हैं ना, उनके भी तो एंजॉय करें ना आप। देखिए इस वक्त साजिद भाई सबसे बड़ा इश्यू जो आपके साथ डिस्कस करना है, मेरी बड़ी लक है कि आपका कॉल आया। लास्ट टाइम आपको याद होगा रमजान से हम लोगों ने 10 दिन पहले ये डिस्कशन की थी और अल्लाह ने बड़ी हमारी सुनी। अब आपके सामने रमजानुल मुबारक आ रहा है, ठीक है, और महंगाई का तूफान आ चुका है, मुर्गी के रेट नहीं गिर रहे, सब्जी फल हर चीज ऊपर जा रही है। ठीक है, हमें इस दफा अपने मुल्क का इमेज अच्छा करना है। ठीक है, हमने कैसे इमेज अच्छा करना है कि हमने रोजों के लिए डिस्काउंट्स लेनी है, ठीक है, हमने स्टोरों में डिस्काउंट लेनी है, हमने जामे शीरी रूह अफ़ज़ा वालों से डिस्काउंट्स लेनी है, हमने खजूर वालों से, फल वालों से, सब्जी वाले से, गोश्त मुर्गी वालों से, बेसन वालों से डिस्काउंट्स लेनी है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, और एक काम ना करें, आपको याद होगा कि आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि देखें इन लोगों ने सस्ते बाजार लगाए हैं 15 अरब लेके पिछले साल। ठीक है ना आपको? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं हैरान हो गया जब हम लोगों ने, आपने भी सर्वे किया कि एक दिन का बाजार लगा, अगले दिन गायब हो गए, और 3-4 जगह पे जो बाजार लगे उसमें खरबूजे और तरबूज नॉमिनल क्वांटिटी में रहे, बिल्कुल गिनती की। और अब मैं चाहता हूं कि ना तो इस दफा खुदा गवर्नमेंट जो है 15 अरब का बजट लाए सस्ते बाजारों का, ना पैसे जाया करे, बल्कि उसकी जगह गैस, बिजली, पानी प्रोवाइड करे, उसके ऊपर डिस्काउंट्स दे इनको, इसके ऊपर उनके ऊपर काम करे। और सबसे पहला जो काम उनको करना है कि जितना आड़ती है, देखिए 4-5 सब्जी वाला है जो पूरे सिंध को सप्लाई करता है, 4-5 फल वाला है, ठीक है ना, आप इन्हीं के साथ जोड़ तोड़ करके इन्हीं को एक दफा पैसे देंगे, ये पूरे सूबे में सस्ती से सस्ती सब्जी दें, सस्ती से सस्ते फल दें। देखे ना, रेडी वाले को फल सस्ता मिलेगा तो वो सस्ता ही देगा ना। बहुत जल्द कैसा केला मिल जाएगा, बहुत जल्द। मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, सॉरी, सस्ते बाजार के वो इन आड़तियों को पैसे दे देंगे 10-15 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए में इनका काम हो जाएगा और पूरे सूबे में हर चीज सस्ती हो जाएगी सर। तो सिंध काबीना, हमारे मुल्क का नाम उड़ जाएगा सर। सिंध काबीना और मेयर कराची मुर्तजा वहाब के आगे आपने ये प्रपोजल रखना होगा सर। मैंने तो आपके लिए रख दी है ना, अब आपको तो पता ना, आपका मैसेज वहां पहुंचता सबसे पहले है। ठीक है, बिलावल हाउस में आपका पहुंच जाता है। हम तो अपना काम करेंगे, लेकिन आप और इंक्लूडिंग और जो स्टेक होल्डर हैं वो हुकूमत को ये प्रपोजल दें, और मुझे नहीं लगता कि वो मना करेंगे। प्रपोजल भी जाएगा, हम हर डेली अपने वीडियो मैसेजेस सोशल मीडिया के ऊपर इसको वायरल कर रहे हैं। आपका भी जो मेरा भी इंटरव्यू है ये भी हम वायरल करेंगे इंशाल्लाह। और हमें इस चीज के ऊपर जाना है कि 20 दिन है, अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टैंड ले लिया, अगर गवर्नमेंट ने रूह वालों को कॉल कर दिया, जामे शीरी वालों को कर दिया कि भाई इस दफा 50% ऑफ लगाएं, आपकी अगर 400 की बोतल अब 200 में दे, खजूरों वालों से बात कर लें, क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा ही है। देखिए 1 महीना तो देना है ना, गरीब तो इस दफा ना फल देख सकता है ना मुर्गी, चीज कुछ भी उस बेचारे के हक में है ही नहीं हाथ में। सर रमजान तक आने तक पहले, ये आखिर तक हम ये कैंपेन चलाएंगे, उम्मीद है कि हुकूमत की आंखें खुले। सर ये रोज करना है सर, मैं तो रोज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो रोज कर रहा हूँ, हमें गरीबों को जिंदा रखना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आपका मैसेज चला गया हुकाम बाला तक। आपके टाइम का भी शुक्रिया कैस मंसूर शेख साहब ने, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। क्या मैं चाहूंगा वहीं से कंटिन्यू करें। शाह साहब, ये पीटीआई वाले भी तो बात कर सकते हैं ना, दीगर जमातियों से, इत्तेहादों से बात करें, मुमकिन है कि वो हुकूमत बना ले, नंबर्स तो हैं उनके पास। देखें, जो चीज़ ग्राउंड पे समझने की होती है ना, उसमें बहस करके टाइम ज़ाया करना, या मैं कहता हूँ मुल्की मामलात को रोकने के मुतरादिफ कहलाता है। बिल्कुल एक वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है। और दूसरी बात ये देखें, बड़ा वाज़े तौर पे मैं उस तरफ आ रहा हूँ
कि पीटीआई के जितने भी हमारे मोहतरम उम्मीदवारान जो जीते हैं, बिल्कुल उनका हक है वो असेंबली में बैठे, अपोजिशन करें या सियासी जमात बनाने के लिए पहले तो मुतहर्रिक हो एक जगह आने के लिए। उसके बाद वो जो कैंडिडेट जीत के असेंबली में जाते हैं वो कोर्ट से अपनी पार्टी का निशान वापस लें, बल्ला वापस लें। उसके बाद वो उस तरफ मेहनत करें कि केसेस की क्या पोजीशन चल रही है, जो उनके बानी जो है वो मौजूद है अडियाला जेल में, उनके केसेस के ऊपर तवज्जो दें, तमाम लोग मिलकर काम करें इसके ऊपर। वक्त इस वक्त ये बता रहा है कि इतनी बड़ी मेजोरिटी नहीं है कि जमात अक्सरियत के साथ हुकूमत में आ सके या किसी के साथ क्लोशन कर सके। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सदर मुमलिकत की जो नशिस्त है उस पर साबिक सदर बैठेंगे? इसलिए कि बिलावल साहब ने कहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिलावल ने कहा था ना मेयर कराची जियाल आएगा और आ गया। देखें, वो ग्राउंड पे चूंकि सियासत में है ना, तो वो ग्राउंड पे देख रहे हैं कि हम कितनी सीटें लेके बैठे हुए, हम कहां पे क्या डिमांड कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून से, और मुस्लिम लीग नून को पता है कि हमें इनकी कितनी हद तक जरूरत है, हम वफाक में किस हद तक इनके साथ चल सकेंगे, बलूचिस्तान में कैसे चलेंगे, सिंध में कैसे चलेंगे। जो बड़ी सियासी पार्टियां इस वक्त लेके बैठी हैं वोट्स की, अगर आप उम्मीदवारों की तादाद देखते हैं तो वो इतनी जरूर मौजूद है कि उनको जरूरत नहीं है किसी चौथी और पांचवी पार्टी के पास जाने की, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो अपनी मुकम्मल सीटों के साथ नून लीग के साथ खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को प्राइम मिनिस्टर के लिए मुकम्मल सपोर्ट करने को तैयार है। ठीक है, नून लीग की अपनी जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन नजर आ रही है सूबा बलूचिस्तान में और सूबा पंजाब में। इस सूरत में आप मुझे जरा बताइए कि कौन समझदार पॉलिटिशियन या कोई तज्जियाकार या कोई अच्छा सहाफ़ी किस तरह इस चीज को डिनाई कर सकता है कि ये हुकूमत बनने नहीं जा रही। हर चीज वाजे हो गई। कबल इलेक्शन से कबल जो बातें थी वो तो अलग थी ना, वो एक अलग तज्जिए थे, लेकिन इस वक्त ग्राउंड पे जो मजबूत पोजीशन है वो वाजे तौर पे हुकूमत बनती नजर आ रही है। अब हमें ये देखना है, अभी कैस मंसूर साहब को आपने लाइन पे लिया, काबिल एहतराम हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त भी हैं वो, और वो तवज्जो मबजूल करा रहे थे आपकी रमज़ान के ऊपर और ख़रीदारी के ऊपर या गरीबों के ऊपर। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो, अच्छी बात है, मगर इस वक्त मेन इशू ये आ रहा है कि पहले हुकूमत तो खड़ी हो जाए। कौन होगा जो किरदार अदा करेगा इन तमाम चीज़ों को चलाने में? अभी तो हुकूमत ही नहीं खड़ी हुई है। हुकूमत खड़ी होने में टाइम दरकार है, और वो जो एज पर लॉ टाइम दिया गया, मैंने आपको बताया कि 28 फरवरी या 29 फरवरी को लाजमी इजलास बुलाना है। उसके बाद ये तमाम चीजें तय पाएंगी, उसके बाद हरकत की जाएगी, और उसके बाद जो वो लोग जिनके हाथ में भाग दौड़ आएगी मुल्क की, वो इन तमाम चीजों को देखेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं एक और फोन कॉल हमें ज्वाइन किया है मलिक मुनव्वर ने, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, खुश आमदीद कहेंगे मलिक मुनव्वर साहब। जी साजिद भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, धांधली हो गई, धांधला हो गया, सिंध में एहतजाज, पाकिस्तान के हर शहर में एहतजाज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। फिर इस पूरे इसना में एक साहब आते हैं जिनका नाम है लियाकत चट्टा, वो आके सारे कट्ठे चिट्ठे खोलते हैं। क्या उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है? साजिद भाई, बड़ी मेहरबानी, आपने एक इंतहाई अहम मौजू पे मुझे लाइन पे लिया है। मेरे आपके साथ हमारे कोई सीनियर दोस्त सजाद शाह साहब भी बैठे हुए हैं। साजिद भाई, मैं ये कहता चलूं कि चट्टा ने तो वाकई इनका चट्टा खट्टा सारा इलेक्शन का खोल के रख दिया है। उसने तो इनके बाकी कुछ भी नहीं बचाया। मेरे ख्याल में तमाम उसने पंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया है। और उसके बाद तो जाहिर है कि जिनका उसने चट्टा कट्टा खोला है, उन्होंने यही कहना था कि इसका दिमागी तवाज़ुन खराब है। मैं तो ये समझता हूँ साजिद भाई कि जो ये कह रहे हैं ना कि इसका दिमागी तवाज़ुन खराब है, मैं समझता हूँ कि उनका अपना दिमागी तवाज़ुन खराब है। अच्छा, क्योंकि इतने अरसे तक अगर वो दिमागी तवाज़ुन खराब था तो रावलपिंडी के अवाम पर क्यों मुसल्लत करके रखा, और इतने अहम मनसब पर उसको क्यों फैज रहने दिया? नहीं, मुमकिन है एक इस एंगल से भी तो सोचिए, मुमकिन है वो बानी पीटीआई के इश्क में मुब्तला हो गए हो। देखिए, तो अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो साजिद भाई, इस वक्त तो पाकिस्तान की पूरी आवाम ही उसके बानी है, पीटीआई के इश्क में मुब्तला हो चुकी है। रिजल्ट आपके सामने है, नताइज आपके सामने है। सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार थे उन्होंने मैदान मारा है। बाकी कोई शक नहीं रह गया। कैंटोनमेंट बोर्ड के जो जहां पर इंतखाबात हुए हैं वहां
उन एरियाज के भी रिजल्ट देख लेना, नताइज देख ले कि वहां पे कितनी तादाद में वोट पड़े हैं। ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है इन चक्रों से निकलना चाहिए, हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। अवाम का मैंडेट आया है, इंडिपेंडेंट लोगों को आया है भाई। आजाद उम्मीदवारों को जो मैंडेट मिला है अवाम का, उनके मैंडेट की तौहीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और एक दूसरे के ऊपर जो है ना इधर उधर अब छुपने की जरूरत नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। अब बहुत सारी चीजें जो है ना, पहले भी धांधली से धांधले पहले भी होते रहे। पहले वो कहते थे कि जुर्म वाले इलेक्शन है, फिर वो मुख्तलिफ नाम आते रहे हर बार, लेकिन इस बार जो है ना कुछ ये उम्मीद से ज्यादा जो है ना रास्ते खोल बैठे हैं। अच्छा। इनको जो उम्मीद थी ना कि भाई शायद पीटीआई का बल्ला छिन जाएगा, और बल्ला छिनने के बाद पाकिस्तान की जो अवाम इतनी मिच्योर या नहीं शऊर रखती थी, तलीम याफ्ता नहीं है, तो उनको इंतखाबी निशान ढूंढने में मसला दरपेश होगा। तो वो इधर उधर के ठप्पे मारेंगे तो उसके वोट जो है ना जाया हो जाएंगे। वो अपना सही मनपसंद उम्मीदवार के चॉइस जो है वो नहीं देख सकेंगे। लेकिन उन्होंने दिखा दिया है, आपने देखा नहीं है, आजाद उम्मीदवार उनका ना कोई बैड का निशान था, ना कोई पीटीआई का झंडा था, ना कुछ था। तो उन्होंने शिस्तें तो ले ली ना। अब बात ये है कि हेलो जी 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 अब बात ये है कि उसका तो दिमागी तवाज़ुन खराब था। अगर तो कराची का कमिश्नर या किसी और का वो चट्टा कट्टा खोल देता, फिर उसका दिमागी तवाज़ुन खराब होगा। अगर वो किसी और ने खोल दिया, मुल्तान वाले ने खोल दिया, तो क्या करेंगे? अभी से इनको तलाश कर लेना चाहिए कि किसी का फिर दोबारा किसी ऐसे अफसर का दिमागी तवाज़ुन खराब ना हो, ताकि वो उसका भी जमीन में जाग जाए, फिर वो कुछ कर न दे। ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर दिमागी तवाज़ुन खराब भी है तो क्या वो 5 मिनट बाद ये सारे चले आप यहीं पे मैं वो कह रहे हैं कि ठीक है तवाज़ुन खराब है। ठीक है मलिक साहब, मैं आपको यही रोकूंगा। आप जरा एक और भी तो एंगल सुन लेना। आप कॉल पे ही रहे, मेरे साथ कॉल पे रहे। शाह साहब, दिमागी तवाज़ुन मलिक साहब कह रहे हैं उनका ठीक है और उनका जमीर जाग गया है। जी बिल्कुल, मलिक साहब की राय मोतबर है। वो उनके अपने देखने का और सोचने का एक सहाफती एंगल है। बहरहाल ताज़ा खबर मेरे पास एक ही अभी पहुंची है, जो जमशेद दस्ती साहब हैं, उन्होंने जो है वो सुन्नी कौन सी जो जमात है हामिद रजा साहब की, उनके साथ एग्रीमेंट किया। अभी वाहिद एक एग्रीमेंट मुझ तक पहुंच सका है, बाकी एग्रीमेंट जाहिर बसिलसिला आना शुरू होंगे जैसे जैसे होते जाएंगे। नहीं ये चट्टा की बात मैंने आपसे की। चट्टा का ये दिमाग खराब है या कि उनका ज़मीर जागा है? बानी पीटीआई के इश्क में वो भी मुब्तला हो गए, वजह क्या है? नहीं, बानी पीटीआई के इश्क की बात नहीं है। थोड़ा सा ग्राउंड पे अगर आप पीछे चले जाए तो आपको नजर आएगा कि अहमद चट्टा साहब जो आजाद उम्मीदवार हैं, जो जीते हैं, उनके ये भाई हैं। ये उनके भाई हैं कमिश्नर जिन्होंने ये बयान दिया है। इनकी सियासी फैमिली है और पीटीआई से इनके बहुत अच्छे रिलेशंस है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखते हैं तो आप स्टडी करें कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक कमिश्नर का किरदार कहीं पे भी नजर नहीं आएगा आपको। कमिश्नर पिंडी थे, ये कोई ड्यूटी इनकी इलेक्शन कमीशन के मामले पे नहीं लगी थी। अब आ जाते हैं आरपीओस की तरफ। आरपीओ 45 फॉर्म के ऊपर शोर शराबा है। उस पे जो बयान दिया गया है वो चट्टा साहब का उस 45 फॉर्म के आपने चट्टा साहब पे इल्जाम ये आयद किया है कि उनकी एफिलिएशन पीटीआई के साथ थी। 100% आप लोग खुद मालूमात करें, आप भी सहाफी हैं, वो भी बैठे हैं और दुनियादारी के मामला है, देखा करें कि किसका कहां से रिलेशन है। मतलब बानी पीटीआई के इश्क में वो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उनके रूल्स के मुताबिक जो डोमेन है उनकी, वो डोमेन इलेक्शन के मामलात में आती ही नहीं है। कहीं ड्यूटी नहीं थी। देखिए मैं यहाँ पर बात लूंगा फिजाज साहब से, मैं उनकी सुन रहा हूँ बात। साजिद भाई जी अगर आप हल्फन इनके सरों पे कुरान रखे ना, ये जो सरकारी ओहदों पर, नशिस्तों पे, सीटों पे बैठे हुए लोग हैं, तो इनमें से कुछ शायद 10% ही लोग बचेंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी के कहीं हमदर्दियां रखते हैं। तो मलिक साहब, शाह साहब के सर पे कुरान रखे। शाह साहब कह रहे हैं कि वो पीटीआई के हैं, लियाकत चट्टा साहब। सर मैं शाह साहब की बात नहीं कर रहा। मैं सरकारी जो अफसरान हैं या जो भी मुलाजमीन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो वो सियासतों में है ना। बात देखिए मनसब की है। अगर उनका किरदार कोई नहीं है तो वो पोलिंगों पे जाके क्या किया था, क्या मीटिंगों में पहले नहीं होता? बात ये देखनी चाहिए तो कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा बंदा है कि जो ये दबंग दैल कह सके, हल्फन कुरान पाक पर आके हाथ रखे कि ये मुल्क में धांधली वाला इलेक्शन नहीं है। मुझे एक और साहब याद आ गए, जान की अमान पाऊं।
जुल्फकार मिर्जा उनका नाम था और वो होम मिनिस्टर सिंध थे, कलाम पाक सर पर रखकर उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ना, अगर उसने बात की थी तो उसने भी गलत नहीं की थी, उसके जो सामने कुछ सब कुछ होता रहा, तो जिसके बारे में उसने बातें की थी तो आज वो कहां पर है। आज देखें उनकी बातों को भी अगर लें तो जुल्फकार मिर्जा भी बेमौत मारा गया और जिसके बारे में उसने हलफ पे ये बातें की थी उसका किरदार सबके सामने अब यहाँ हो चुका है। मुमकिन है कि मिर्जा ने उस वक्त सस्ती शोहरत मिर्जा को सस्ती शोहरत का शौक नहीं था। मिर्जा जो है वो एक दबंग, दहल, एक नडर और एक खरा बंदा है। उसको जो है ना प्यार से तो बात मनवा सकते हैं, उसको जो है ना जबरदस्ती उसके ऊपर कोई फैसला मुसल्लत नहीं कर सकते। सर अवाम ने जुल्फकार मिर्जा को और उसकी फैमिली को मुस्तरद कर दिया। देखिए वो बात अलग है, मुस्तरद कर दिया या नहीं कर दिया, बात ये नहीं है। सर हीरो अगर वो बहादुर जिस तरह आप उनके ताजिए और कलाम पेश कर रहे हैं, लेकिन अवाम उनको मुस्तरद कर देती है। देखिए साजिद भाई, मैं यही कह रहा हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि सिंध के अवाम पहले से ये लोग सारे कह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी सिंध से मुस्तरद हो चुकी है, तो आप उसके नताइज देख लें। अब शहरों को छोड़ लेना, मैं तो पहले ही कह रहा था इलेक्शन से पहले के अंदरून सिंध के जो रिजल्ट आएंगे वो पीपल्स पार्टी के हक में होंगे। जीडीए वाला है, आपने देखा, मेरा टॉपिक कहीं और चला गया, जीडीए का धरना भी आपने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, धरना जो मैं धरने पे भी आ जाता हूँ। देखिए राजेश सलाउद्दीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कलमकार हैं, उन्होंने इस इलेक्शन से ना तो 2-4 दिन पहले अपने एक खत लिखा था पीर साहब पघाला के नाम, और मैंने खत उनका पढ़ा, उनकी मुझसे ही बात हुई थी। मैंने कहा भाई अभी आपको खत क्यों लिखा आपने? उन्होंने पीर पघाला से मुतालबा किया था कि सिंध की अवाम आपकी तरफ देख रही है, आप बाहर निकले और वहां पर कोई जलसा कोई लोगों को, लेकिन वो जलसे के टाइम भी खत्म हो चुके। तो मैंने कहा था आप पहले लिख देते। अगर आप देखें कि वो खत, आप पीर पघाड़ा साहब को बाहर निकलने का मौका मिला है, आप तो बाहर निकलने की जरूरत पड़ गई है। सर कहाँ बाहर निकले सर? देखिए चुका मुरब्बा सर, वो धरना नाकाम, कुछ भी हासिल वसूल करके बगैर घर चले गए सारे। नहीं सर, वो हासिल वसूल वाली जो बात है ना, पीर साहब पघाड़ा के भी डोरियां कहाँ से हिलती हैं, वो कहाँ पे ज्यादा कहते हैं। उन्होंने पहले कहा कि ये 2 सीटें में वापस करता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट नाराज नहीं की ना वापस, मलिक साहब नहीं की ना, उन्होंने वो अखराजात जमा करवा दिए। बात सुने सर, मेरी बात सुने ना, पीर पघाड़ा साहब वालों की अगर आप तारीख देखें, वो काबिल एहतराम लोग हैं, बड़ी गद्दी है, बड़ी शख्सियत है, मगर उन्हें कभी भी इंटी फौज नहीं गए। वो इंटी एस्टेब्लिशमेंट उनका किरदार कहीं भी नहीं रहा। हमेशा उनकी पॉलिटिक्स, जो बड़े पीर साहब पघाड़ा के भी हम देखते आए हैं। एंटी, आप मुझे एक आखिरी, फिर मैं शाह साहब, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पीर साहब पघाड़ा नहीं गए, ये आप ही कह रहे हैं, सही है सर? बिल्कुल। कहा तो फिर ये धांधली के इल्जामात एस्टेब्लिशमेंट पर लगाना बंद किए ना जाए ना सर? हाँ बंद हो गए ना। अब वो ज्यादा से मेरी बात, उनकी सीटें जो उनकी तवक्को थी ना, उनको भी तो आश्रय में रख के देखे ना, कहीं कहीं आपने लोग सीने से लगा पे भी मार देते हैं ना। तो वो जो काम दिखाने वाले थे ना, उन्होंने पीर साहब पघाड़ा वालों को भी सीने से लगा के रखा, मगर एन मौके पे उनको भी मार दिया है। आप कॉल पे रहे, कॉल पे रहे ना मलिक साहब, कॉल पे रहे, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर। एक आपको याद होगा पीर साहब से सवाल हुआ था बाप बेटा के मुतालिक, जिससे पीर साहब पघाड़ा ने कहा था बेटा नाराज हो गया, घर छोड़ के चला गया, क्या बाप ने मना लिया? मैंने तो आपको उसी दिन जवाब दिया था कि बेटा बाप से मुनरिफ नहीं हो सकता और बाप जो बेटे से मुनरिफ नहीं हो सकता, वक्ती बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आरपीओस की जो ये बात अभी उसने की, अपना हमारे जर्नलिस्ट ने, ये बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी सियासी वाबस्तगियां हैं, वो गवर्नमेंट के वादों पे फायज हैं। तो आपने ना करें ना, नहीं, आपने कुछ चीजें किसी प्रोग्राम में बयान की थी कबल इलेक्शन, मैं उसको थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ। आपने चीफ जस्टिस की बात की थी, ईसा फायज साहब की, आपने बात की थी आसिम मुनीर साहब की, आपने बात की थी एक और अहम ओहदे के शख्सियत की। तो ये तमाम चीजें जो है वो आगे आती गई, और फिर जब आपने देखा कि अचानक एक रिजाइन आ गया जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जो फायदी था के बाद आने थे, तो इसी तरह ABCD प्लान जो है वो तश्कील दिया गया था पीटीआई की जानिब से, आपको याद होगा। तो ये आखिरी प्लान यही था कि आरपीओ जो मुतय्यन किए जाएंगे वो सारे, उनकी सियासी इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल है। आरपीओ लाना जो है बड़ी तादाद में आसान काम नहीं होता,
और फॉर्म 45 जो है वो देता कौन है, इशू कौन करता है, ये भी तो आप देखें ना जरा। वो फॉर्म 45 को किस तरह लाना है, किसके बयान वीडियो आने हैं और किस तरह वो सोशल मीडिया पे चढ़ने हैं, कौन छुट्टी पे जाएगा, कौन छुट्टी पे जाके मुल्क के बाहर से बयानबाजी करेगा। देखें, अगर 155 सीटें लेके एक साहब असेंबली से बाहर आ गए, प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर आ गए, 155 सीटें उनके पास थी, नो कॉन्फिडेंस का वोट आया, जब तो हाथ में 155 सीटें थी, उस वक्त पीटीआई आउट हो गई। आज पीटीआई अगर 93 सीटें निकाल के दिखा दे मुझे, पूरे 93 सीटें जो हैं वो हामिद रजा साहब और जो हमारी दूसरी एमडब्ल्यूएम है उसकी गोद में गिरी, तो साजिद इसी प्रोग्राम से मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं कहूंगा वाकई यार, वाकई मेहनत की आजाद उम्मीदवारों ने और वाकई पीटीआई ने मेहनत की है। बाकी जगहों पे जो धांधली का रोना रोया जा रहा है, बिल्कुल ये होना था। ये हमने एक प्रोग्राम में इलेक्शन से कबल बात की थी कि उसके बाद धांधली का रोना, कोर्ट में जाना। पीपल्स पार्टी वाले धांधली कर रहे थे और जीडीए वाले देख रहे थे भाई। मैं और फिर उनको 8 दिन बाद याद आया कि हमने धरना देना है और धांधली हो गई। फिर उनके जो 2 कैंडिडेट जिनकी पीर साहब पगड़ा ने कहा था कि ये 2 नशिस्तें भी रख लें, मेरे जराए बता रहे उन्होंने अपने इंतखाबी अखराजात भी जमा करवा दिए। मुझे भी पता है, वो तो भी असेंबली में आ रहे हैं, बिल्कुल कराए हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और इधर से जो JUI फे की बात हो रही थी फजलुर रहमान साहब की, वो भी बाकायदा आ रहे हैं। तो देखें, जो आरपीओ बयानबाजी करेंगे, जो कमिश्नर चट्टा साहब ने जो बात की है, वो तमाम चीजें इस चीज की निशानदेही कर रही हैं कि प्लान ABCD कहां तक जा रहा है। चट्टा साहब को भी पीटीआई ज्वाइन करनी है, कहां तक जा रहा है बता रहा हूं आपको। कि ये प्लान कहां तक जा रहे हैं और ये इंतशार फैलाने का सोशल मीडिया पे जो ठेका है वो किसके पास है, ये वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। हम लड़ाई करने वाले लोग नहीं हैं, जर्नलिस्ट हैं। मलिक साहब भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं। हम तो बात कर सकते हैं उस बात पे जो तस्दीक शुदा बात हमें नजर आ रही है। मलिक साहब को मैं रुखसत करता हूं। मलिक साहब, कहीं आप भी बानी पीटीआई के इश्क में मुब्तला तो नहीं हो गए? नहीं, देखिए साजिद भाई, जर्नलिस्ट किसी के इश्क में मुब्तला नहीं होता। जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो वहाँ ग्रास रूट लेवल पर सारी चीजें देख रहा होता है। उसका काम है कि जो वो मुल्क और आवाम के मफाद में हो और जो चीजें बेहतर हो और सच हो, उन हकायक को वो सामने लाए। हम तो वो चीजें ला रहे हैं सामने, हमारा काम है, होता है। आपको पता है साफी भी वही होता है। हम तो आज तक किसी केस में मुब्तला नहीं है। नहीं तो फिर आपने मुझे एक जवाब क्लियर नहीं दिया। दैट्स व्हाई मैंने आपसे ये सवाल दोबारा किया, आपको मैंने छेड़ा। चले मैं आपको खुल के बता देता हूं। जीडीए वाले कह रहे थे हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, तो फिर ये धरना किसके खिलाफ था? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था? किसके खिलाफ था? धांधली किसने की? साजिद भाई, बात सीधी सी है। बात देखें, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे मुल्क की है, फौज भी हमारे ही मुल्क की है, तो हमें अपने इदारों का एहतराम करना चाहिए। तो फिर उस एहतराम में घर बैठे ना सर, सड़कें ब्लॉक ना करे ना मलिक साहब। देखिए घर नहीं, बात सुने ना, लेकिन जहाँ देखो ना, कोई जहाँ ज्यादा टीका लगेगा ना वहां तो अगले चीखेंगे ना भाई। हाँ। कोई रिएक्शन भी कर देता ना। हाँ। तो रिएक्शन कर गए ना, ये चीजें कुछ और ज्यादा वो हाथ तो फिर ये जो चीखो पुकार हमने देखा, हमने सुपर हाईवे पे हैदराबाद में देखा। रिसेंटली कल का वाकया है, कशमोर कंदकोट नसीराबाद में अभी भी धरना जारी है। वहां एक लोहार है हिदायतुल्लाह साहब, उनको गोलियां ठोकी गई हैं, उनके बेटे उनकी बेटियां सड़क पर बैठी हुई हैं। वहां ये चीखो पुकार क्यों नहीं आता जब कोई मजलूम आओ पुकार लेकर आके इंसाफ के हुसूल के लिए सड़क पर बैठता है? सर बात तो यही है ना कि ये मुल्क देखे ना, पिछला अगर आप 5 साल देखें तो हमारी मकामी अदालतों से लेकर पाकिस्तान की सबसे आला अदालत में आपने देखे इन्हीं सियासतदानों के, इसी इलेक्शन के, इसी चीजों के रोने धोने लगे रहे। वो चोर, ये चोर, वो चोर के काम लगे रहे। आवाम की कौन सुनता है? लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो मुआशियत का बेड़ा गर्क हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं। आप देखें, रात को अदालतें खुल जाती हैं, संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन अदालतें खुल जाती हैं। वहां पर अमेंडमेंट को असेंबलियों में जो तरमीमें होती हैं तो सब मीठा मीठा, आप कड़वा कड़वा, थू थू। जो चीज उनको पसंद आती है वो सब हजम हो जाता है, जो पसंद नहीं आती उसके ऊपर आंखें बंद होती है, कोई जरूरत नहीं होती। तो बात तो यही है ना, आप और आप सब लोग कहाँ महफूज है? देखे हुकूमत कौन बना रहा है लास्ट में मलिक साहब? हुकूमत कौन बना रहा है? हुकूमत हमने देखे, हमारे जो तजिए थे, आप भी बैठे हैं अपने प्रोग्रामों में देख ले, हमने पहले आपसे कहा था कि ये मखलूत हुकूमत बनेगी और चू चू का मुरब्बा होगा, और वही बन गया है। आपका मैंने पहले कहा था कि पीटीआई की हुकूमत मैं नहीं देख रहा, वो दूर तक नजर नहीं आती। वही हुआ, वो सारे हरबे हो गए। वफाक में मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी है,
ठीक है, बन रही है वो, सब आप भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, और सुबह में वो तकसीम हो गए हैं। JPK उनको दे दिया गया है, सिंध पीपल्स पार्टी के पास है। वहां पंजाब में वो शहजादी को मैदान दे दिया गया कि भाई आप गवर्नमेंट कर, उस्मान बोदार तो खराब था, अब मरियम नवाज हो सकता है पंजाब के अवाम की खिदमत बेहतर कर सकेगी और सदर मुमलिकत को पता है इस बार वो बाप वाले पीछे हट गए हैं और पाकिस्तान फिर वो जरदारी के और सदर मुमलिकत मुमकिन तौर पे एक बार फिर से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी होने जा रहे हैं। ये सदारत में तो फर्क पड़ा था, मौलाना साहब की नाराजगी में तो वो भी तो उम्मीदवार थे। अच्छा, अब हमारे जो खबरें हैं हमारे पास, जो दिल भी उनकी ख्वाहिश भी थी, वो काफी अच्छे से वो भी कोशिश में थे कि चले कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट उनकी हो जाए। आपने वहां से सीटें उनकी ले ली, फिर एक तरफ उनको भी वो उस तरह की तादाद जो पहले माजी में उनको मिलती रही उस तरह तो नहीं थी ना। इससे जो तकसीम का जो मामला चला है ना, वो थोड़ा सा कोई हिसाब किताब में कैलकुलेशन में हेर फेर हो गई, इस वजह से ये तयाश हो रहे हैं। बाकी खैर है, अल्लाह तक खैर सलवाली कहानी है, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। ठीक है, आप और सब इधर ही है, और पाकिस्तान की और मुल्क के आवाम के जो है वो मसाइल हल होने चाहिए, मुस्तहकम होना चाहिए। आपका प्रोग्राम भी मुस्तहकम पाकिस्तान के ऊपर रहता है, हम भी दुआ। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का मलिक मनवर साहब, आपने अपना तजिया दिया। शाह साहब, हुकूमत इत्तेहादी बनने जा रही है, वजीर आजम गालबन शहबाज शरीफ होंगे या नून लीग से उनकी वाबस्तगी होगी, सदर मुमलिकत मुमकिन तौर पर आसिफ अली जरदारी बनने जा रहे हैं, और ये हुकूमत क्या आम लोगों के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करेगी या कि एक साल बाद दोबारा इलेक्शन? मैं यहाँ ये वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ, इस जगह से मैसेज जाना चाहिए शहबाज शरीफ को कि 16 महीने उन्होंने हुकूमती भागदौड़ संभाली, उसमें आवाम के मसाइल हल होने के बजाय शदीद महंगाई का तूफान रहा, आवाम को नुकसान पहुंचा, गरीब से गरीब तर हुआ, मुल्क के कर्जों में इजाफा हुआ। वो 16 महीने शहबाज शरीफ ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। अब चूंकि उनको एक दफा फिर कुदरत ने मौका फराहम किया और उनके बड़े भाई जो हैं वो किसी मसलहत के तहत वो किंग से किंग मेकर बन गए, वो पीछे हो गए। ठीक है, अब दोबारा भागदौड़ मुल्क की जो है शहबाज शरीफ के हाथ में आती है, तो उनमें कुछ खूबियां जरूर हैं कि वो कूल माइंडेड और ठहरे हुए इंसान है, सियासत में उनका एक मकाम है। मैं उनसे ये कहूंगा कि हुकूमत बनते ही साथ अवामी मसाइल हल करें, वरना नहीं रह पाएंगे ज्यादा दिन। दूसरी तरफ आते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की, आपने मिसाल दी कि वो जो है वो एक अच्छी सियासी कदो कामत रखते हैं और वो अब सदारती ओहदे पे नजर आ रहे हैं। तो उनकी पाकिस्तान को इसलिए जरूरत है कि वो मफाहमत के बादशाह हैं और उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो बलूचिस्तान में जाएं और जाके अमन व अमान की सूरत हाल को देखें और जाती तौर पे दिलचस्पी लेते हुए मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए बलूचिस्तान पे खास तवज्जो दें। बलूचिस्तान में जो गैर इरादी तौर पे जो लोग नाउम्मीद हो चुके हैं उनको उम्मीद दिलाएं, उनसे जाके मिलें, उनकी मीटिंग्स को अटेंड करें और एज सदर पाकिस्तान अगर वो आते हैं तो वो बलूचिस्तान में भी करें अमन और KPK में भी आज़ाद इलाका जात की तरफ तवज्जो दें, कबायली इलाका जात की तरफ तवज्जो दें, आज़ाद कश्मीर की तरफ तवज्जो दें। देखें KPK में हुकूमत जरूर बन जाएगी PTI की, ये मैं आपको बता दूं, सूबाई हुकूमत बनाने में वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उस हुकूमत का दौरानिया मुझे जाती तौर पे, मैं अपनी सहाफती सोच से कह रहा हूं कि 1.5-2 साल नजर आ रहा है, उसके बाद वो वहां से भी हाथ धो बैठेंगे। ये बात तय है साजिद, जो सियासी ग्राउंड पे नजर आ रहा है। एक मेहनत है, देखें जरदारी साहब की मफाहमती पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान को बड़े फवायद से इस्तेशना देगी कि आप जाएं और वो फवायद हासिल करें। SSP और DIG सिंध के डिस्ट्रिक्ट कनकोट कश्मोर गालबन आपके राब्ते में होंगे और वहाँ पे भी सड़कें ब्लॉक हैं और एक मेन शाहरा ब्लॉक है जहाँ पे कुछ ख़वातीन अपने वालिद के इंसाफ के लिए मुंतज़िर हैं, धरना जारी है। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से मुफाहमत जारी है, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त हुई नहीं। वो पेशरफ्त आपको कल तक इंशाल्लाह ज़रूर नज़र आएगी। और यहाँ एक चीज़ आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि 2018 के इलेक्शन में हमने वाज़े तौर पे देखा कि इंतहाई धांधली क्या मतलब झरला इलेक्शन था वो मेरी नज़र में। किसी पार्टी ने रोड ब्लॉक नहीं किया, कोई सड़कें ब्लॉक नहीं हुई, कोई मुज़ाहमत नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। सब बैठ गए कि जी ठीक है चलें, आप हुकूमत चलाएं, निज़ाम ज़िंदगी आगे लेके बढ़ें, पाकिस्तान को चलाएं। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर जो ये इस वक्त जो नज़र आ रहा है हमें
जगह जगह एहतजाज की सूरत हाल, ये चीखों पुकार जो 6-7 पार्टियां कर रही हैं, ये एक अच्छी पेशकदमी है जमहूरियत के अंदर कि आपको हक है कि आप अपना जमहूरी एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। पहले की तरह बिल्कुल ही किसी के गले नहीं घोटे गए। 2024 का इलेक्शन है और इसमें जमहूरियत को तकवीयत मिली है। आए एहतजाज करें, कोई बातें तो करें, प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल करें। रोड और सड़कों पे भी इजाजतनामों के साथ बैठा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बड़ी बेदर्दी से हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। मैं ये कहता हूं कि ठीक है, जो हो गया उसको एक तरफ रखते हुए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात की जाए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल अभी भी कह रहा हूं पॉजिटिव किया जाए। इंडिया हमारा कभी भी दोस्त नहीं बन सकता, भारत हमारा कभी दोस्त नहीं बन सकता। वो इस सोशल मीडिया एक्टिविटी पे एक वावेला मचा के बैठा है और रोजाना उनके प्रोग्राम चल रहे हैं और वो मीडिया और उनकी रियासत, वो दोनों पाकिस्तान को नुकसान देने में कहीं कोई आसरा नहीं कर सकते। ये बात तय है कि आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी आपके मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आपने पाकिस्तान में रहना है, यही जीना है, यही मरना है। आप सपोर्ट करें अपने मुल्क को, पॉजिटिव चीजें सोशल मीडिया पर डालें ताकि दुश्मन के जो है वो दांत खट्टे रहे और दुश्मन को मौका ना मिले अपने अज़ाइम पूरे करने का, जो अज़ाइम वो चाह रहा है। यही मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है जी, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।